Yes, we are live now. Hello friends, this is Imanshi and welcome to Let's Learn. कल हम डिस्कस कर रहे थे फरवरी 2015 यानी 2015 का फरवरी पेपर 1 सीटेट का पेपर, जिसमें हम सीडीपी डिस्कस कर रहे थे और सीडीपी के 6th क्वेश्चन पर थे। एक बार मैं 1 मिनट लेकर के आपके 5 क्वेश्चंस के आंसर जस्ट मार्क करा देती हूँ, इनकेस आपने वो प्रीवियस वीडियो यानी कल वाला लाइव मिस कर दिया हो। हमारा इलेक्ट्रिसिटी में कुछ पंगा था, उस चक्कर में हमारी क्लास कल पूरी नहीं हो पाई थी, ठीक है ना। तो आज हम 30 क्वेश्चंस करेंगे, जैसा कि हम पूरे प्रीवियस ईयर्स जो भी पेपर 1 पेपर 2 के हैं, स्पेशली सीडीपी में तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि सीडीपी का प्रभाव आपके अदर सब्जेक्ट्स में भी पड़ता है, क्योंकि पेडागोजी का अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है अगर हम बात सीटेट की कर रहे हैं तो, है ना। तो समझते हैं सभी। गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट एवर यू फील कनेक्टेड विद। होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे। स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। 5 क्वेश्चंस मैं आपको मार्क करा देती हूँ, और जो पिछली 2-3 पीडीएफ्स हैं जो पेंडिंग हैं, मॉक टेस्ट के फॉर्म में भी आपको क्वेश्चंस मिले होंगे करियरविल ऐप पर। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो 2 बैचेस भी आए हुए हैं, आप वो भी देख सकते हैं, जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं करियरविल ऐप पर ही। ठीक, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा। टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको। ये जो सेशन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, फटाफट से 5 क्वेश्चंस के आंसर मार्क करेंगे जस्ट, क्योंकि कल हमने डिस्कस कर लिए थे। क्वेश्चन था कि टीचर्स कैसे कंस्ट्रक्ट कराएं नॉलेज को, तो बच्चे को एक्टिव रख करके, जो कि है बी ऑप्शन। तो फर्स्ट का ऑप्शन बी सही था। जिन लोगों ने कल की क्लास नहीं देखी एक बार देख लेना। फिर सेकंड था गिफ्टेडनेस के कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं हो सकती हैं, तो एसीसी सीमेंट यानी हाई एबिलिटी, हाई क्रिएटिविटी, हाई कमिटमेंट। तो डी ऑप्शन वाज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। एनसीएफ के अकॉर्डिंग गलतियां जो हैं वो महत्वपूर्ण हैं भाई, क्योंकि हमें पता लगेगा कि बच्चा सोचता कैसे है। इस बच्चे की सोच में हमें इंसाइट प्रोवाइड करती हैं गलतियां, एक विंडो के रूप में काम करती हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। अ चाइल्ड्स नोटबुक शोज, एक बच्चे की जो नोटबुक है उसमें रिवर्स इमेजिंग या लिखने में गलतियां हैं, यानी लर्निंग डिसेबिलिटी है। एलडी सैमुअल किर्क ने दिया है। ये डिस्लेक्सिया का लक्षण है, क्योंकि लिखने और पढ़ने में दोनों में समस्या कई बार हो जाती है। जो पढ़ेगा गलत वो लिखेगा भी गलत, है ना। वैसे लिखने से संबंधित जो एक लर्निंग डिसेबिलिटी होती है वो डिस्ग्राफिया होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सूटेड फॉर इमोशनल डेवलपमेंट, बच्चे के इमोशनल डेवलपमेंट के लिए कौन सी एक चीज बेहतर है, तो डेमोक्रेटिक क्लासरूम एनवायरनमेंट, यानी जहां हर बच्चे को अपनी बात कहने का मौका मिले। ऐसा ना हो सिर्फ टीचर की ही चलती हो या सिर्फ मॉनिटर की ही चलती हो क्लास में, यानी सबको मौका मिलता है अपनी बात कहने का। अब आते हैं आज के डिस्कशन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू, और आप पोल में जवाब देंगे। पोल आपके सामने रहेगा ताकि आपको अपने और अपने जो पीयर ग्रुप है, जो आपके साथी समूह हैं, उनका भी पता लगे कि कितने लोग गलत जवाब दे देते हैं आसान क्वेश्चंस पर भी, है ना। आइए फटाफट से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ के जवाब दीजिए। तबीयत अभी काफी बेहतर है, बट स्टिल हेडेक है, हल्का सा फीवर है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। टीचर्स नीड टू क्रिएट अ गुड क्लासरूम एनवायरनमेंट, यानी ये क्वेश्चन कहता है कि जो टीचर्स हैं, जो शिक्षक हैं, उनको आवश्यकता होती है कि वे वो एक अच्छा वातावरण कक्ष में क्रिएट करें, बनाएं, सुगम वातावरण दें बच्चे को। कॉन्ड्यूसिव एनवायरनमेंट भी इसको बोला जाता है, दूसरे शब्दों में कॉन्ड्यूसिव, टू फैसिलिटेट चिल्ड्रंस लर्निंग, ताकि बच्चों की लर्निंग अच्छे से हो सके। बिल्कुल सही बात है। टू क्रिएट सच अ लर्निंग एनवायरनमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ये ध्यान से पढ़ेगा जब नॉट लिखा हो क्वेश्चन में, नॉट ट्रू लिखा है। अगर ये नॉट नहीं होता, ट्रू होता, तो आंसर चेंज हो जाता। तो हमें ध्यान देना है जहां नॉट लिखा हो, लीस्ट लिखा हो, लीस्ट लिखा हो, नॉट लिखा हो, एक्सेप्ट लिखा हो, ऐसे क्वेश्चंस इजी होते हैं कंपैरेटिवली, लेकिन ये हमें कंफ्यूज कर देते हैं। तो ऐसे कान खड़े करने 3 इडियट वाले और ध्यान से जवाब देना है जिस भी क्वेश्चन में नॉट लिखा हो, ठीक है ना। तो नॉट ट्रू की जब हम बात करें तो बच्चे के लिए अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करने में कौन सी एक बात सही नहीं है। कॉम्प्लायंस विद टीचर्स, यानी अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, कि जो वो कहें, जैसे वो कहें, जरा सा भी परिवर्तन करने की संभावना नहीं है, तो वो प्रॉब्लम है अपने आप में, बट हो सकता है सही हो। बाकी ऑप्शंस देखते हैं। एक्सेप्टेंस ऑफ द चाइल्ड, बच्चे को स्वीकार करना, बिल्कुल सही बात है भाई। बच्चा जो लेकर के आया है अपने परिवेश से, या जो भी उसको समझ है, जैसा भी वो है, उसको एक्सेप्ट करोगे। ये तो कहोगे नहीं कि अगर तुम्हें लिखने में समस्या है, तुम्हारे हाथ में कुछ प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, या किसी को देखने में समस्या है तो वो होनी ही नहीं चाहिए। बच्चा जो भी लेके आया, जैसा भी बच्चा है, आपको एक्सेप्ट तो करना है बच्चे को, उसकी जो भी स्ट्रेंथ्स हैं, जो भी उसकी वीकनेसेस हैं। पॉजिटिव टोन ऑफ द टीचर, यानी अध्यापक का जो रुख है वो सकारात्मक हो, वो बच्चे के भले के लिए कार्य करे, बिल्कुल ठीक बात है। अप्रूवल ऑफ द चाइल्ड्स एफर्ट्स, यानी जो बच्चा एफर्ट करे, जो बच्चा प्रयास करे, जो आगे बढ़ने की कोशिश करे, उसको अप्रूवल दें, उसको आप रीइंफोर्स करें कि हाँ भाई इतना किया है, बहुत अच्छी बात है, अभी और इतना कर सकते हो। ये नहीं होना चाहिए कि जो बच्चा एफर्ट करता है उसको आप नकार देते हैं।
कि ये तो कोई बात नहीं, ये तो कुछ है ही नहीं, है ना। तो आपको बच्चे के पोटेंशियल को आगे लेके जाना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक्सेप्ट नहीं करें, उसे पॉजिटिव ना रहें या अप्रूव ना करें। एक चीज यहां नेगेटिव हुई, वो है कॉम्प्लायंस विद टीचर्स, यानी अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। यानी अब इसका मतलब ये नहीं है कि अध्यापकों के अगेंस्ट कार्य करें, इसका ऑपोजिट ये नहीं है। यहां पर सिंपल मतलब ये है कि जैसे टीचर ने कह दिया, मेरी टीचर ने ये कहा है, यही 2 शब्द रट के लिखने थे, चाहे किन्हीं और 2 शब्दों में इस बात को और अच्छे से कहा जा सकता हो, तो वैसे वाला नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल रोबोट नहीं बना देना है बच्चे को, या हिटलर नहीं बन जाना है। तो ये चीज बच्चे के लिए अच्छा एनवायरमेंट क्रिएट करने में अच्छी बात नहीं होगी कि डर के मारे बच्चे वैसे ही बिहेव करते हैं जैसा टीचर चाहे। अगर नहीं भी समझ आया तब भी वो कह रहे हैं नहीं समझ आ गया जी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, गिवन बिलो आर सम स्टेटमेंट्स अबाउट बॉयज एंड गर्ल्स। लड़के और लड़कियों के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं, कथन है नीचे। कथन क्या है? अकॉर्डिंग टू यू विच वन ऑफ दीज इज ट्रू। तो ये 4 कथन है, इनमें से कौन सा आपके अनुसार एज अ टीचर ठीक है? आप पोल में जवाब देंगे। पहला ऑप्शन है बॉयज शुड हेल्प इन हाउस होल्ड चोर्स, यानी लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। हाँ, इसमें कोई बुराई नहीं है ना। लड़के अगर घर के कामों में सहायता करेंगे नेहा, तो कोई समस्या तो हो नहीं जाएगी। बी ऑप्शन है ऑल बॉयज शुड बी टॉट साइंस एंड गर्ल्स होम साइंस। अब ये बात गलत है कि आपने सब्जेक्ट को जेंडर से जोड़ दिया। लड़के अगर होम साइंस पढ़ लेंगे तो कुछ बीमारी हो जाएगी? नहीं होगी। तो हटा देते हैं, ये पुराना नोशन है, इसको ठीक करने की जरूरत है। अभी भी हमारे देश में ऐसा होता है हालांकि। सी ऑप्शन है गर्ल्स शुड हेल्प इन, भाई किसी लड़के को अगर होम साइंस में इंटरेस्ट है, किसी और चीज में इंटरेस्ट है, तो वो कर सकता है ना। किसी को डांस में इंटरेस्ट है, किसी को शेफ बनने में इंटरेस्ट है, तो वो उस तरह की चीजें पढ़ेगा या समझेगा। गर्ल्स शुड हेल्प इन हाउस होल्ड चोर्स, यानी लड़कियों को घर के काम में मदद करनी चाहिए। अब जो चीज पहले से चली आ रही है हमारे समाज में, लड़कों को कोई नहीं कहता कि तुम खाना बनाना सीख लो, लेकिन लड़कियों को जरूर सिखा दिया जाता है ना। इसलिए नहीं क्योंकि खाना बनाना एक अच्छी स्किल है, आपको सर्वाइव करना आना चाहिए, आप खाना बनाते हैं, वैसे भी एक तरह से थेरेप्यूटिक भी है, इतनी बातें किसी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी शादी होनी है, घर में बच्चे करके उनको खाना जरूर बनाना है। तो ये स्टीरियोटाइप को और बढ़ावा देंगे अगर आप ये कहेंगे कि लड़कियों को घर के काम में मदद करनी चाहिए। इस बात को कहने की कमी नहीं है देश भर में, या देश भर की बात करेंगे कि लड़कियों को घर के काम में मदद करनी चाहिए, ये बहुत ही टिपिकल और स्टीरियोटिपिकल बात हो जाएगी, क्योंकि ऐसा होता आ रहा है, ये पहले से रूढ़िवादिता है जो समाज में एग्जिस्ट करती है। तो इसके साथ हम नहीं जा सकते, है ना। डी ऑप्शन है बॉयज शुड हेल्प इन एक्टिविटीज आउटसाइड द होम। तो ये बात भी पहले से चली आ रही है कि भैया लड़का अगर कमाता नहीं होगा तो इंसान ठीक नहीं है। हालांकि तो हर किसी को तो अपना सर्वाइवल खुद ही इंश्योर करना चाहिए, तो आउटसाइड एक्टिविटीज में तो पहले से इन्वॉल्व किया जा रहा है लड़कों को, इसमें कोई नई बात नहीं है। कोई ये नहीं कहता कि लड़का है तो भैया हम तो अपने को घर में रखेंगे, हाउसवाइफ बना देंगे, है ना, शादी कर देते हैं, बस हो गई पढ़ाई, ये सब नहीं होता। बॉयज शुड हेल्प इन हाउस होल्ड चोर्स, ये बात बिल्कुल प्रोग्रेसिव है और सही है कि लड़कों को घर के काम में सहायता करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि समाज में जो चला आ रहा है उसके ऑपोजिट है ये, ठीक है ना। तो ये सही बात है, ये स्टीरियोटाइप को ब्रेक करेगा, चैलेंज करेगा ये स्टीरियोटाइप को कि सिर्फ लड़कियों को ही घर में हाथ बढ़ाना चाहिए, वो लड़के भी हेल्प करा सकते हैं, है ना। इसमें ये क्यों कि लड़कियां ही करें या लड़कियां को ही करना चाहिए, ठीक। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, टू बी एन इफेक्टिव टीचर, एक प्रभावी शिक्षक होने के नाते इट इज इंपॉर्टेंट टू, महत्वपूर्ण है कि, यानी आप एक अच्छे प्रभावशाली शिक्षक हैं या शिक्षिका हैं तो आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन है फोकस ऑन इंडिविजुअल लर्निंग रेदर देन ग्रुप एक्टिविटी, यानी समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिगत गतिविधि पे फोकस करें। मतलब क्या हुआ इस बात का, एस्टेट पे वीडियो बना देंगे, डोंट वरी, बहुत सारे डाउट्स आपके अलग अलग तरह के आ रहे हैं क्लासेस में भी और यहाँ इसमें यूट्यूब क्लासेस में भी देखिएगा। अगर हम बात करें इंडिविजुअल लर्निंग पे फोकस करेंगे, यानी ग्रुप लर्निंग पे फोकस नहीं करेंगे। ग्रुप लर्निंग भी अच्छी होती है भाई, बच्चा ग्रुप में अच्छा सीखता है, समाज और संस्कृति में सोसाइटी कल्चर की बात वाई कॉस्ट की करते हैं, तो ऐसा थोड़ी कि इंडिविजुअल लर्निंग पे फोकस करें ग्रुप लर्निंग छोड़ करके, दोनों बातें जम नहीं रही। अवॉइड डिसरप्शन कॉज्ड ड्यू टू क्वेश्चनिंग बाय द स्टूडेंट्स, यानी बच्चों के प्रश्न पूछने से जो थोड़ा बहुत व्यवधान उत्पन्न होता है उसको अवॉइड करेंगे। भाई डिस्कशन होगा, थोड़ी बहुत चहल पहल होगी क्लास में, थोड़ा बहुत इनडिसिप्लिन भी हो सकता है, तो डिस्कशन तो जरूरी है, क्वेश्चन पूछने को मना थोड़ी कर देंगे क्योंकि डिस्टर्बेंस हो जाता है ना। फिर है सी ऑप्शन, बी इन टच विद ईच एंड एवरी चाइल्ड, यानी हर बच्चे के साथ टच में रहना। ये बात बिल्कुल सही है, इसीलिए कहा जाता है कि भैया प्राइमरी लेवल पे 30 बच्चों की क्लास रखो, एलिमेंट्री लेवल पे 35 बच्चों की क्लास रखो। अगर क्लास में बच्चे ही हजारों की संख्या में हैं, जो कि मजबूरी है, ऑनलाइन में ऐसा होता है, आप लोग तो बड़े लोग हैं तो लेक्चर मेथड फिर वहां काम आ जाता है ना। लेकिन इसीलिए लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होना जरूरी है क्लास पे कि हर बच्चे पे ध्यान दिया जा सके और दिया जाना चाहिए, ठीक है, स्पेशली स्कूल लेवल पे। एम्फेसाइज डिक्टेटिंग आंसर्स फ्रॉम द बुक, यानी आप पुस्तक से उत्तर लिखने पे बल दो कि बस लिख लो, चुपचाप से आंसर मार्क कर लो या आंसर नोट कर लो। तो हर बच्चे के साथ, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना जरूरी है,
टीचर को हर एक बच्चे का नाम पता हो, उसके बारे में पता हो, इसीलिए तो पीटीएम वगैरह सारी चीजें एक एक बच्चे के पेरेंट्स से मिल रहे हैं ना आप, ताकि आपको पता हो अपने बच्चों के बारे में। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऐसा नहीं है कि आप ग्रुप एक्टिविटी पे फोकस नहीं करेंगे, ग्रुप एक्टिविटी भी जरूरी होती है। बहुत सारी सोशल स्किल्स यानी सामाजिक कौशल सीखते हैं बच्चे ग्रुप एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होकर के। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, विच वन ऑफ द सोशलाइजेशन होता है, उनका सामाजिकरण की प्रक्रिया बेहतर होती है जब वो ग्रुप में सीखते हैं, है ना। इतनी बात क्लियर है, कोई समस्या है? क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा एक बार, इतने में आपके एक आध कमेंट देख लेती हूँ। इंग्लिश कब पढ़ाइएगा? पढ़ाएंगे वेद प्रकाश, पढ़ाएंगे। पहले ये प्रीवियस ईयर खत्म कर लेते हैं या किसी दिन कर लेंगे ऐसा भी। इज देयर एनी बैच कमिंग फॉर पीजीटी साइकोलॉजी और सीडीपी और पीजीटी? सीडीपी का आ रहा है शीतल, पेडागोजी स्पेशल 24 से रजिस्ट्रेशन या 21 से है आई थिंक। उसमें लाइव प्लस बीओडी होगा, यानी रिकॉर्डेड भी होंगी सारी क्लासेस, और आपकी कल से ही है उसका रजिस्ट्रेशन, 22 से ही कल शाम 7 बजे से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सुटेबल फॉर्मेटिव असेसमेंट टास्क, यानी एफए के लिए कौन सा एक टास्क सूटेबल नहीं है। एफए मतलब रचनात्मक आकलन, जहां एक्टिविटी करके बच्चे की लर्निंग का फीडबैक या इंप्रूवमेंट की बात हो। दूसरा होता है एसए, जिसमें नंबर की जजमेंट की बात होती है, जिसको हम समेटिव असेसमेंट यानी हाफ ईयरली या ईयरली एग्जाम्स कहते हैं, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन अगर हम देखें तो प्रोजेक्ट में बच्चा एक्टिव हुआ, ग्रुप में काम करेगा। प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया है बताओ जल्दी, फटाफट से कमेंट करके फटाफट से बताओ। प्रोजेक्ट मेथड दिया है WH किलपैट्रिक, विलियम हियर्ड किलपैट्रिक ने, जो कि स्टूडेंट थे किसके? जॉन डुई, और एक और व्यक्ति थे स्टीवेंसन, और ये किलपैट्रिक, ठीक है। परियोजना विधि, इसमें ग्रुप में बच्चा एक्टिव होगा, ये बिल्कुल एक्टिविटी हो रही है, यानी पेन पेपर के टास्क फॉर्मेटिव असेसमेंट में नहीं आते जनरली। तो प्रोजेक्ट मेथड सही है भाई। ऑब्जर्वेशन, हाँ एक्टिविटी हो रही है, बच्चा कोई काम करे, किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो तो उसको ऑब्जर्व किया जाए, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं इस बात में। रैंकिंग द स्टूडेंट्स, यानी फर्स्ट रैंक आई, सेकंड रैंक आई, पास हुए फेल हुए, ये सबमेटिव में होता है ना, सबमेटिव में होता है, ये एस्से का पार्ट नहीं है, इसलिए यही सही है, क्योंकि नॉट पूछा है, क्योंकि पूछा ही गलत है इसलिए गलत ही सही है। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है डी ऑप्शन, ओपन एंडेड क्वेश्चंस, यानी कि मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, ये एस्से टाइप होते हैं, बिल्कुल सही है। इसमें या जरूरी नहीं लिखना ही हो, आप अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, जो कि सही बात है। डी ऑप्शन सही है, लेकिन वो उत्तर सही नहीं है क्योंकि हमसे गलत पूछा था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा एक बार फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, डेफिशिएंसी इन द एबिलिटी टू राइट, यानी लिखने में कमी, एसोसिएटेड विद इम्पेयरमेंट विद इम्पेयर्ड हैंड राइटिंग। जो लिखने की क्षमता है उसमें कमी है बच्चे की, इसलिए जो राइटिंग है वो ठीक नहीं है, लिखने की योग्यता में कमी है। तो लिखने की योग्यता में कमी कह लीजिए या अक्षमता कह लीजिए, क्या कहलाएगी? अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे लिखने से संबंधित, राइटिंग डिसऑर्डर कह लीजिए आप। तो लेखन संबंधित जो समस्या है वो ग्राफ से याद रखिएगा। लिखना मतलब ग्राफ किससे बनाओगे? हाथ से बनाओगे, मतलब लिख करके बनाओगे। तो ग्राफ का मतलब सीधा सीधा राइटिंग से संबंध है ग्राफ का, होपफुली आप यहां देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो डिसग्राफिया इज द राइट आंसर, डिसग्राफिया, जो कि दे पा रहे हैं 73% लोग। देखो डिसलेक्सिया जब तक रीडिंग और राइटिंग दोनों की बात ना हो, या फिर ऑप्शन में डिसग्राफिया ना हो, तब आप डिसलेक्सिया लगा सकते हैं भाई। ये सब मेजरली जो मेन है डिसलेक्सिया में पठन वैफल्य कहते हैं इसको, पढ़ने में दिक्कत होती है। लेकिन जो बच्चा पढ़ेगा गलत, जिसने बी को डी पढ़ा है वो डी ही लिखेगा। तो अगर लिखना और पढ़ना दोनों शामिल हो जाते हैं, कई बार ऐसे ऑप्शंस दिए होते हैं, लेकिन अगर सिर्फ लिखने की बात हुई अकेले और डिसग्राफिया ऑप्शन में है तो डिसग्राफिया इज द राइट आंसर, ठीक है। डिस्प्रैक्सिया होता है मोटर स्किल्स में, कोऑर्डिनेशन में दिक्कत, यानी बच्चे को गत्यात्मक कौशलों में दिक्कत हो रही है, चलने फिरने में, टाई लगाने में, टाई बांधने में, शू लेसेस में, बटन लगाने में, ऐसी छोटी छोटी इवन पेन पकड़ने में, ठीक। डिसकैलकुलिया होता है कैलकुलेशन से रिलेटेड मैथमेटिक्स का डिसऑर्डर है ये, ठीक। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा और पोल में जवाब दीजिएगा, ठीक। प्याजे के अनुसार, प्याजे आपको बहुत पसंद है, प्याजे आपको इतने पसंद है कि इतना कोई आपको पसंद नहीं है ना। और प्याजे हैं भी पसंदीदा चीज, मतलब चीज तो नहीं है प्याजे, ठीक है। कोई कह रहा है सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया, कैसी बातें करते हो, चेक कर लेते हैं। यही प्रैंक करना है आपको मेरे साथ, कोई और नहीं मिल रहा सुबह से। कोई नोटिफिकेशन नहीं आया अभी तक, वेबसाइट कह रही है कोई नोटिफिकेशन नहीं है, नथिंग एट ऑल। देखिएगा ए ऑप्शन कह रहे हैं 41% लोग समझते हैं। अकॉर्डिंग टू प्याजे की थियोरी के अनुसार, प्याजे के सिद्धांत के अनुसार, विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट इन्फ्लुएंस, यानी निम्नलिखित में से कौन इन्फ्लुएंस यानी प्रभावित नहीं करेगा एक व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को? वंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव बोले तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इसको दूसरी भाषा में कह देते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछ लेगा 4 स्टेजेस यानी 4 स्टेजेस ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट किसने दी है, यानी बौद्धिक विकास के 4 स्टेजेस किसने दी हैं, जो कि SPCF
सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। तो बौद्धिक विकास यानी आपकी बुद्धि, आपके संज्ञान, आपकी समझ, जितनी भी चीजें दिमाग से संबंधित है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आती हैं। चाहे वो आपकी समझ हो, जानना हो चीजों को कैसे आप समझेंगे, इमेजिनेशन, मेमोरी, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी, सब इसी से संबंधित होंगे, इवन लैंग्वेज। ठीक, तो पियाजे की थ्योरी के अनुसार इसमें बहुत सारी गलतियां आप लोग करेंगे, है ना। देखो 46% ने आंसर दे दिया है, जो कि गलत आंसर है। इसको समझिएगा, आज ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको इस सेट में मिलेंगे जिसमें कंफ्यूजन होगी। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। ठीक है, तो हमने 4 फैक्टर्स थे। मैं जब भी पियाजे डिस्कस करती हूं आपसे, तो वो डायरेक्ट हम स्टेजेस डिस्कस नहीं करते, उसके पीछे की पूरी कहानी डिस्कस करते हैं, चाहे वो बैचेस हो, इवन यूट्यूब पे भी मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो वो 4 फैक्टर्स जो हैं वो याद कीजिएगा एक बार। MESE से मैंने आपको बताया है, मैचुरेशन, जिसको जेनेटिक्स से भी आप जोड़ सकते हो, पहला फैक्टर। E फॉर इक्विलिब्रियम, जिसके अंदर वो आपका अडेप्टेशन, एकोमोडेशन और ये सब बाद में जुड़ जाते हैं। फिर आता है सोशल एक्सपीरियंस, और फिर आता है एक्सपीरियंस यानी एक्टिविटी, जिसको हम कह सकते हैं। ये 4 फैक्टर्स हैं। तो ये जो एक्सपीरियंस है इसी को एक्टिविटी कहते हैं, तो ये चीज भी है। सोशल एक्सपीरियंस ये चीज भी है। मैचुरेशन तो पहला ही है, इक्विलिब्रेशन यहां दिया नहीं है। तो इन 4 फैक्टर्स में से जो लैंग्वेज है, इसका लगे रहना पोल, जो लैंग्वेज है वो सही उत्तर होना चाहिए, भाषा। ये आपको ज्यादातर जगह पर क्या है उत्तर, इसका सामाजिक अनुभव मिलेगा, है ना। जब मैंने पहली बार पढ़ा था तो मुझे भी यही लगा था, बट वो बहुत साल पुरानी बात हो गई। आपको और लोगों को भी अपने आप को अपडेट करने की जरूरत है ना। तो बात यह है कि ये लैंग्वेज इसका सही उत्तर होगा, भाषा, क्योंकि इन 4 फैक्टर्स में से लैंग्वेज की बात पियाजे नहीं करते, लैंग्वेज को महत्व नहीं दे पा रहे हैं। वो ईगो सेंट्रिक स्पीच को भी उन्होंने तो इंपॉर्टेंट माना नहीं है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि ये तीनों सही हैं। ठीक, उन्होंने कम महत्व दिया है, बट सोशल एक्सपीरियंस मैटर करेगा। सोशल एक्सपीरियंस का मतलब ये नहीं है कि समाज से बात करके मैंने अपने दिमाग में कुछ भर के और अपनी समझ बना ली, जो कि वाइगॉस्की कह रहे हैं। ये कह रहे हैं बच्चा अपना एक्टिविटी कर रहा है, वो समाज में भी हो सकती है। ठीक, तो ये तीनों चीजें सही है, लैंग्वेज यहाँ पे सही उत्तर होगा, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, चाहे आपको कहीं पे भी आंसर मिले, बट इसका जो सही उत्तर है वो लैंग्वेज है। ठीक है जी, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर क्या है? 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है विच वन ऑफ दीज डज नॉट इंप्लाई प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, यानी निम्नलिखित में से कौन एक प्रायोगिक बुद्धि की बात नहीं करेगा। ट्रायर्किक थ्योरी में जिस प्रायोगिक बुद्धि की बात हुई है, ट्रायर्किक थ्योरी को याद कीजिए। ट्रायर्किक थ्योरी PCA से आपको याद कराया है। अगर आपने YouTube की भी प्लेलिस्ट पुरानी देखी है तो आपके 30 में से 30 नंबर नहीं जाएंगे सीटेट की, अगर हम बात कर रहे हैं। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, क्रिएटिव इंटेलिजेंस और एनालिटिकल, ये 3 इंटेलिजेंस दी हैं जिसको ट्रायर्किक थ्योरी नाम दिया गया है। स्टर्नबर्ग की थ्योरी है, 2008 के आसपास शायद आई थी। तो ये व्यावहारिक बुद्धि यानी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का क्या मतलब है? ये जो फर्स्ट वाली है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, व्यावहारिक बुद्धि है, प्रायोगिक बुद्धि का क्या अभिप्राय है? हाँ, 77% लोग बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। थिंकिंग प्रैक्टिकली अबाउट वन सेल्फ ओनली, यानी इसका मतलब ये नहीं है, यहाँ पे पूछा है क्या मतलब नहीं है, खुद के ही बारे में प्रैक्टिकली सोचना कि मैं अपना फायदा कैसे करूं किसी और का नुकसान करके, या सिर्फ अपने बारे में सोचना प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस नहीं है। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस क्या है? जो दुनिया में जरूरी है ना, स्ट्रीट स्मार्टनेस एक तरह से, कि आप जो भी प्रैक्टिकली सॉल्यूशन निकाल देते हैं, जुगाड़ लगा देते हैं आप, है ना, कुछ भी खराब हो जाए 1 मिनट में आप सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, ये प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है। जिस चीज का व्यवहारिक जीवन में प्रयोग हो, है ना, तो आप रियल लाइफ में चीजें कर लेते हैं, वो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है। अपने ही बारे में प्रैक्टिकली सोचते हैं, ये प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस नहीं है, या गुण नहीं है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का। बी ऑप्शन है चूजिंग एन एनवायरमेंट इन विच यू कैन सक्सीड। ये बात बिल्कुल सही है कि आप ऐसा एनवायरमेंट या ऐसा फील्ड या ऐसा कोर्स चूज कर रहे हैं जहां आपकी स्ट्रेंथ है ना। अगर मैं टीचिंग में अच्छी हूं तो मैं जबरदस्ती डॉक्टर बनने क्यों जाऊं भाई, है? तो ये क्या है? ये प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस हुई कि मुझे पता है कि यार मैं इस क्षेत्र में अच्छा कर सकती हूँ, मुझे इस चीज में इंटरेस्ट है, तो मैं उस चीज में एडमिशन लूँ या उस पर काम करूं। ठीक, अडेप्टिंग टू द एनवायरमेंट, यानी जैसा एनवायरमेंट है, जैसी सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट करना। ठीक, फिर आता है रीशेपिंग द एनवायरमेंट। जो लोग अडेप्ट नहीं कर पाते तो या तो वो खत्म हो जाते हैं या फिर परेशान रहते हैं जीवन भर। रीशेपिंग द एनवायरमेंट यानी अगर जरूरत हो तो एनवायरमेंट को भी थोड़ा सा चेंज कर लो। भाई अगर कोई चीज मुझे यहाँ डिस्ट्रैक्ट करे, मान लीजिए मैं कोई चमकीली सी चीज ला करके शाइनी चीज यहाँ पे रख दूं अपने सामने, तो उसको हटाने की जरूरत है ना। मैं एक प्रॉपर एनवायरमेंट क्रिएट करूं, किसी चीज का एक एनवायरमेंट होता है। ठीक, तो ये तीनों ही बातें सही हैं प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस के बारे में। अब इसमें आपको ये नहीं देखना कि आंसर क्या था, आपको ये तो पता लगा ही कि प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस क्या नहीं है, बट इन 3 ऑप्शन से आपको ये भी पता लगा कि व्यवहारिक बुद्धि क्या होती है। तो कई बार बाकी ऑप्शंस हमें बहुत कुछ सिखा देते हैं, इस चीज पे भी फोकस करना है, इसलिए सिर्फ आंसर पे फोकस नहीं करना। अभी आपका पेपर दूर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, इनको प्रॉपर एनालाइज करना है, इसीलिए इस सेशन का नाम
प्रीवियस ईयर पेपर्स एनालिसिस है, विश्लेषण है, तोड़ के देखना हिस्सों में, पार्ट में, एकदम जड़ पे जाना आंसर की, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल काजल, अच्छा हुआ आपने याद करने का, लाइक करने का याद दिला दिया। हम लोग लगभग 7,000 लोग जुड़े हुए हैं, सिर्फ 2600 लोगों को याद रहा है लाइक करना, है ना, 6800 लोगों में से। देखिएगा, लाइक शेयर कर दो। एनीवन कैन बिकम एंग्री, यानी कोई भी क्रोधित हो सकता है, गुस्सा कोई भी कर सकता है, नाराज हो सकता है कोई भी। दैट इज इजी, ये एक आसान बात है, गुस्सा करने में क्या जाता है ना। बट टू बी एंग्री विद द राइट पर्सन, लेकिन गुस्सा करना, नाराज होना सही व्यक्ति के साथ, हर किसी पे तो नाराज नहीं होते आप, ठीक है। टू द राइट डिग्री, यानी सही मात्रा में नाराज होना, एट द राइट टाइम, सही समय पे नाराज होना, फॉर द राइट पर्पस, सही रीजन के लिए, सही पर्पस के लिए, सही उद्देश्य के लिए नाराज होना, एंड इन द राइट वे। ऐसा नहीं है नाराज हुए तो सर ही फोड़ दिया सामने वाले का, है ना। दैट इज नॉट ईजी, ये ईजी नहीं है। दिस इज रिलेटेड टू वॉट, यानी कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यानी आसान है क्या नाराज होना, लेकिन इतनी सारी चीजें जब याद रखनी पड़ेंगी तो आप कहोगे यार नाराज होते ही नहीं है। आप सही उद्देश्य भी देखें, सही टाइम भी देखें, सही तरीका भी देखें, सही पर्पस भी देखें, कि इतनी ध्यान में चीजें अगर रखनी पड़े तो फिर नाराज होने का मजा खत्म हो जाएगा। नाराज होने में तो 1 मिनट में मजे आते हैं। खैर, ये तो हुई मजाक की बात। तो ये इमोशनल डेवलपमेंट से संबंधित है। आप लोग कितने % लोग, 65% लोग सही उत्तर दे रहे हैं, इमोशनल डेवलपमेंट से संबंधित है, क्योंकि एंगर क्या है, एक तरह का इमोशन है, ठीक है। तो संवेगात्मक विकास से संबंधित है, क्योंकि एंगर एक इमोशन है जिसको जाहिर करने में आपको कंट्रोल रखने की जरूरत है ना, कि कहां, किसके लिए, कितनी मात्रा में, किस पर्पस के साथ आपको नाराज होना है। ये कहा किसने, ये अरस्तु ने कही है बात। अरस्तु एक बहुत ही बड़े दर्शन शास्त्री हम कहेंगे, यानी फिलोसोफर, एरिस्टोटल, अरस्तु, उनका ये कथन है, ठीक है। वो कहते हैं कि भैया इमोशनल डेवलपमेंट से हमने इसको बाद में जोड़ दिया, ठीक है। तो ये सामाजिक विकास से संबंधित नहीं है, संज्ञान नहीं है, फिजिकल नहीं है। एंग्री होना एक इमोशन है, किस मात्रा में यूज करना है। इमोशनल डेवलपमेंट में क्या आता है कि आप अपने इमोशंस को कैसे यूज करेंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, कैसे रेगुलेट करेंगे, है ना। आपका अपने इमोशंस पे कंट्रोल है, आपके इमोशंस का आप पे कंट्रोल है, ये इमोशनल डेवलपमेंट है। वैसे ये इमोशनल इंटेलिजेंस है। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है कि आप इंटेलिजेंट हैं इमोशंस को यूज करने में, वो इमोशनल डेवलपमेंट के तहत आएगा। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। भाई विकास के 4 प्रकार हैं अगर हम बात करें मेजरली। फिजिकल यानी शारीरिक, शरीर का विकास, कॉग्निटिव यानी दिमाग का विकास, संज्ञानात्मक, जिसको हम कह रहे हैं कॉग्निटिव को। फिर आता है सोशल डेवलपमेंट, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अरस्तु ही कहते हैं ऐसा, मैन इज अ सोशल बीइंग। तो समाज में रहना, 4 लोगों में रह पाना, ये सीखना भी सोशलाइजेशन, सोशल डेवलपमेंट। और फिर आता है इमोशनल डेवलपमेंट, क्योंकि लोग हैं तो उनमें इमोशंस भी हैं, तो उनका भी डेवलपमेंट होगा। तो ये 4 मुख्य प्रकार हैं, जिसमें से हमने इमोशनल डेवलपमेंट की अभी बात की थी कि किस पे कितना नाराज होना है, वो इमोशनल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। अगर पूछता कि आपकी हाइट का बढ़ना, आपके शरीर का बढ़ना, तो वो फिजिकल डेवलपमेंट हो जाता। आपके दिमाग से संबंधित होता तो कॉग्निटिव हो जाता। समाज में, ग्रुप में रहने से संबंधित होता तो सोशल हो जाता। हालांकि ये चारों आपस में जुड़े हुए होते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। पोल में आप लोग जवाब दे रहे हैं, बी ऑप्शन कह रहे हैं 53% लोग। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन लर्निंग असेसमेंट इज इसेंशियल फॉर, यानी आकलन की जरूरत क्या है। जब हम सीख रहे होते हैं अधिगम में, आकलन किस लिए आवश्यक है। अभी जब आप पोल में जवाब दे रहे हैं, पोल में आंसर कर रहे हैं, ये एक तरह का आकलन है ना। असेसमेंट एज लर्निंग है एक तरह से, कि आप सेल्फ भी देख पा रहे हैं और साथ साथ चीजें चल रही हैं, ठीक है। फॉर लर्निंग भी आप इसको कह सकते हो, क्योंकि टीचर भी इन्वॉल्व है, हालांकि डायरेक्टली नहीं है, ठीक है ना जया। तो अगर हम बात करें बी ऑप्शन की, तो असेसमेंट क्यों जरूरी है, आकलन क्यों जरूरी है। स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए ये मुख्य उद्देश्य नहीं होता कि आपको आकलन, स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए कि आपको दाखिल कर लें स्कूल में या किसी जॉब में या नहीं। फोस्टरिंग ऑफ द पर्पस ऑफ सेग्रीगेशन एंड रैंकिंग, बच्चों को अलग थलग करना और उनको रैंक में बांटना, तुम फर्स्ट हो, तुम सेकंड हो, ये उद्देश्य नहीं होता, इसलिए असेसमेंट नहीं होता। ग्रेड्स एंड मार्क्स, हालांकि हमारे देश में ऐसा ही होता है बहुत बार, ग्रेड्स एंड मार्क्स किसके कितने आए, ये भी उद्देश्य नहीं है। मुख्य उद्देश्य है बच्चे का मोटिवेट होना, है ना, कि वो प्रेरित हो, कि उसको पता लगे कि वो कहां पर है, कितने पानी में है। जब आप पोल में जवाब देते हैं और आपका आंसर गलत होता है या सही होता है, तो आपको मोटिवेशन मिलती है कि यार अगली बार ना इसको ठीक करना है, अगली बार इस चीज को ठीक करने की जरूरत है। यानी आपको मोटिवेशन मिलेगी, अगर आप अच्छा कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, तब भी आपको मोटिवेट होना है कि आपको इंप्रूव कैसे करना है, ठीक। तो असेसमेंट का यूज मोटिवेशन के लिए होना चाहिए, आप पे लेबल लगाने के लिए नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीम्स इज नोन एज, यानी नई इंफॉर्मेशन को, नई सूचना को आपकी जो प्रचलित योजनाएं हैं या जो
एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं, यानी जो आपकी प्रीवियस नॉलेज है, जो भी आप जानते हैं, जो भी स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है आपके ब्रेन में, जितनी भी चीजें भरी हुई हैं, ये है स्टोर्ड इंफॉर्मेशन, जिसको स्कीमा कहते हैं, स्टोर्ड इन्फो। ठीक है, इन शॉर्ट लिख लेते हैं इन्फो, यानी ये स्कीमा है कि आपके दिमाग में जो भी चीजें पहले से भरी हुई है, आपकी प्रीवियस नॉलेज यानी पूर्व ज्ञान, या आपके जैसे एक हार्ड डिस्क में, एक सॉफ्टवेयर में, एक फोन में आप जैसे चीजें भर के रखते हैं, जैसे आपके फोन में एक स्कीमा होगा कि आप फलाने फलाने का नंबर ढूंढेंगे, दिल विल लगा रखा होगा 4-5 लोगों ने, तो वो निकल आएगा। क्यों? क्योंकि वो फोन के स्कीमा में, मेमोरी में सेट है, उसके समझ में सेट है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे स्टोर्ड इन्फो यानी स्कीमा। इसमें कुछ ऐड करना, फिटिंग न्यू इंफॉर्मेशन, यानी नई चीज आपने ऐड कर दी, एक नया नंबर ऐड कर दिया। ठीक है, या पुराना डिलीट कर दिया, इसको क्या कहेंगे? 61% लोग कह रहे हैं बी। चलो अच्छा है। इक्विलिब्रेशन तो संतुलन होता है कि जो हमारे दिमाग में है और जो बाहर की दुनिया में है। मान लीजिए मुझे पता है ये पेन है और मेरे दिमाग में भी ये पेन है और बाहर भी ये पेन ही है, किसी ने ये नहीं कहा ये हवाई जहाज है, तो मतलब मैं बैलेंस में हूं, तो इसको इक्विलिब्रेशन कहते हैं। ठीक, एसिमिलेशन है ऐड करना, बिल्कुल सही बात है कि आपने अपने स्कीमा में ऐड कर लिया नई इंफॉर्मेशन को, इसको एसिमिलेशन यानी आत्मसातीकरण कहेंगे। ऑर्गेनाइजेशन होता है इन सारी जितनी भी चीजें हैं उनको ऑर्गेनाइज्ड रखना ब्रेन में, वो यहाँ पे नहीं है, ऐड करने की बात हुई है। एकोमोडेशन है, अगर मॉडिफिकेशन लिखा होता, मॉडिफाई यानी चेंज करना लिखा होता, तो आंसर समायोजन हो जाता। ठीक है, एक और चीज हम यहाँ ध्यान रखेंगे, एकोमोडेशन और एसिमिलेशन यानी आत्मसातीकरण और समायोजन मिलकर के किसके अंदर आते हैं? अडेप्टेशन यानी अनुकूलन की प्रक्रिया के अंदर आते हैं। ठीक है, अडेप्ट करते हैं जब आप एनवायरमेंट में, तो या तो आप ऐड करते हैं या फिर आप चेंज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। तो अनुकूलन में आते हैं ये दोनों, आत्मसात करना यानी एसिमिलेट करना, चीजों को ऐड करना, और चेंज करना या मॉडिफाई करना या मैनिपुलेट करना, ये दोनों ही। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। पियाजे की थ्योरी में ये बातें बहुत अच्छे से बताई हुई हैं, एक बार आप देख सकते हैं, सर्च कर लीजिएगा पियाजे थ्योरी बाय हिमांशु सिंह, या प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। आई थिंक पियाजे, वाइगोस्की और कोहलबर्ग पे एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, प्रॉपर डिस्कशन है, 1-1.5 घंटे का। आई थिंक कुछ 5 मिलियन के आसपास लोग देख चुके हैं, या 4, आई थिंक, देख लीजिएगा। जवाब दीजिए। शालिनी क्या पूछ रही हैं आप? इस बार बी एड हो गया है मेरा, एम एड कर लें कैसा रहेगा? और मैंने बीएससी किया है, तो मैं एमएससी करने समझ नहीं आ रहा है। देखो, अगर पीजीटी में इंटरेस्टेड हो तो एमएससी करो, और आपको लगता है कि आपको एमएड, मेरे ख्याल में अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स के बारे में ज्यादा सोच रहे हो तो आपको एमएससी कर लेना चाहिए। और अदरवाइज आप सोच रहे हो किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाने का जहाँ पे टीचिंग ट्रेनिंग कोर्सेज हैं ऑल, या एजुकेशन में आपको कुछ और करना है, तो आप एमएड का सोच सकते हो। अदरवाइज अगर गवर्नमेंट एग्जाम को फोकस करना है तो आप मास्टर्स करिए, एमएससी यानी कि देखिएगा आप डायरेक्टली भी पीजीटी के लिए कर पाएंगे अप्लाई उसमें, अगर 60% से ज्यादा परसेंटेज होगी। खैर, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। देखिएगा, वी ऑल डिफर इन टर्म्स ऑफ आवर इंटेलिजेंस, यानी हम सभी भिन्न हैं अपनी बुद्धि में, सबकी बुद्धि समान नहीं होती, किसी की कम किसी की ज्यादा, थोड़ी बहुत अंतर होता है। मोटिवेशन, सभी सेम तरह से मोटिवेटेड नहीं होते, है ना। एक व्यक्ति 19 साल में मेहनत कर रहा होगा अपने करियर को लेकर के, दूसरा व्यक्ति कहीं और मेहनत कर रहा होगा, तीसरा सो रहा होगा। ठीक है, मोटिवेशन सबकी अलग है। इंटरेस्ट यानी रुचि, ऐसा नहीं है कि जो सोने वाला व्यक्ति है वो कुछ नहीं कर सकता, बात यह आप मोटिवेटेड हैं, इंटरेस्टेड हैं किसी चीज में या नहीं, रुचि आपकी है कि नहीं है। दिस प्रिंसिपल रेफर्स टू, ये जो सिद्धांत है, कौन सा सिद्धांत है? कि हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। जैसे हम दिखते हैं, जैसे हम सोचते हैं, जैसी हमारी बुद्धि है, जैसी हमारी मोटिवेशन है, इन सभी में हम डिफरेंट हो सकते हैं, विच इज नॉर्मल, है ना। अर्चना को ब्लॉक कर दीजिए, करा देंगे अभी, ऐसा क्या कह दिया अर्चना ने। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस का एक चैप्टर भी है आपके यहाँ, और वैसे भी ये चैप्टर है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का लगभग हर एक कोर्स में। तो व्यक्तिगत विभिन्नता यानी इंडिविजुअल्स डिफर करते हैं, एक दूसरे से भिन्न होते हैं। कोई भी दो लोग दुनिया में बिल्कुल एक जैसे नहीं हो सकते, चाहे वो जुड़वा ही क्यों ना हो। उनकी शक्लें सेम दिख सकती हैं बट पूरी तरह से सेम नहीं होते। उनके इंटरेस्ट, उनके एप्टीट्यूड, उनके एटीट्यूड, उनका बिलीफ सिस्टम सब डिफरेंट होता है। मोटिवेशन का लेवल डिफरेंट होता है, ठीक है ना। लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी का सही आंसर क्या होगा बताओ ना, कितनी बार पूछा। नेहा, आर्बिट्रेरी होती है लैंग्वेज, फैक्ट है। इसमें सही आंसर क्या है? ये तो आपने खुद ही स्टेटमेंट सही दिया है, ठीक है। तो ये एनवायरमेंट या ये सब नहीं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। और इंडिविजुअल डिफरेंसेस का जो रीजन होता है वो आपकी हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट यानी आनुवांशिकता और वातावरण, यानी हमारे जेनेटिक्स भी अलग है और एनवायरमेंट का भी हमारे साथ प्रभाव पड़ता है। दोनों मिलकर के जब अनुक्रिया
करते हैं परिणाम निकल के आता है तो हम इंडिविजुअली डिफर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा एक बार। स्टूडेंट्स ऑफ डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स यानी वंचित समूह के जो बच्चे हैं शुड बी टॉट अलोंग विद द नॉर्मल स्टूडेंट्स। यानी वंचित समूह कौन सा है? किसी भी आधार पे समाज में जो वंचित रह गए हैं, या तो सामाजिक अर्थ में यानी किसी जाति विशेष के आधार पे, या फिर वो आर्थिक रूप से पीछे रह गए हैं, है ना, या फिर कोई और समस्या हो गई, यानी किसी भी रूप में वो हाशिए पर रह गए विकास, यानी उनको उतनी सुविधाएं नहीं मिल पाई जितनी बाकी लोगों को मिल गई। तो इन वंचित समूह के बच्चों को नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाया जाएगा जो वंचित नहीं है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, इसमें क्या गलत है ना, इसमें क्या गलत है? देखिएगा एक बार, अगर हम बात करें तो स्पेशल एजुकेशन नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ पढ़ाना स्पेशल एजुकेशन नहीं है, ये इंक्लूसिव एजुकेशन है, एजुकेशन फॉर ऑल। एक्सक्लूसिव होगी कि एक तरह के बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनको दिखाई नहीं देता वही पढ़ रहे हैं सिर्फ। इंटीग्रेटेड में एडमिशन दे देते थे बट उनका ध्यान उतना नहीं रखा जाता था, तो ये हट गई। स्पेशल एजुकेशन में भी वही है कि ब्लाइंड स्टूडेंट्स हैं तो सिर्फ ब्लाइंड ही पढ़ेंगे, जिनको समस्या है वही पढ़ेंगे। तो ये समावेशी है, एजुकेशन फॉर ऑल। ये इक्विटी यानी समता के प्रिंसिपल पर यानी सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इज रिलेटेड टू। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग लिखा हो, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, लेटरल थिंकिंग लिखा हो, ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग लिखा हो, डाइवर्जेंट थिंकिंग लिखा हो। लेटरल थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग आप सभी जानते हैं, अपसारी चिंतन थिंकिंग, ठीक है, लेटरल थिंकिंग, ये सब किससे संबंधित हैं आप सभी जानते हैं? क्रिएटिविटी से संबंधित है। हालांकि यहाँ तो सीधा सीधा ही डाइवर्जेंट थिंकिंग ऑप्शन में दिया हुआ है, अपसारी चिंतन, या फिर आंसर में क्रिएटिविटी हो जाता। आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब है जो नॉर्मल लीक से हट के सोचना, यानी सब ऐसे जा रहे हैं आपने कुछ ऐसे सोच लिया, ठीक। डाइवर्जेंट मतलब दिशाओं में सोचना, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना। एक बॉक्स है, सब सोचते नहीं है तो ऐसे ही हो सकता है। पढ़ाई तो सिर्फ ऑफलाइन ही होगी, सीटेट की तो हम कोचिंग ही करेंगे 20-20 हजार दे करके। फिर हम लेट्स लर्न पर आए, हम लोग जुड़े बहुत संख्या में, है ना, फिर लाखों लोगों का सीटेट क्लियर हुआ। देख रहे हो, इनडायरेक्टली तारीफ कर रही हूँ अपनी, मजाक कर रही हूँ खैर, और बट ये फैक्ट है। तो ये क्या हुआ, एक सोच चेंज हुई कि भैया ऑफलाइन ही नहीं होती पढ़ाई, ऑनलाइन भी हो सकती है, एग्जाम क्लियर ऑनलाइन से भी हो सकते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है कि एक टाइम पे किसी ने तो सोचा होगा कि लाइव सेशन इस तरह से हो सकते हैं, एक सॉफ्टवेयर बनाया जाए, यूट्यूब ने सोचा, किसी और प्लेटफॉर्म ने सोचा, और हम रियल टाइम में भी पोल बनाया जाए, ये भी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, ठीक है। तो कुछ क्रिएटिव सोचना, कुछ डिफरेंट सोचना, कुछ अपसारी चिंतन के बारे में सोचना, ठीक। खैर, मेमोरी बेस्ड थिंकिंग नहीं, ये तो फिर रटना और कंसिस्टेंट थिंकिंग सेम चीज ही सोचते रहना। कन्वर्जेंट तो अभिसारी होती है, सिकुड़ता हुआ चिंतन। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, द असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स कैन बी यूज्ड बाय टीचर्स इन टीचिंग टू डेवलप इनसाइट इनटू, यानी बच्चों का आकलन किस तरह से यूज किया जाना चाहिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। यानी आकलन जो हम टेस्ट कर रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं, वो किस लिए यूज किया जाना चाहिए, किस तरह से यूज किया जाना चाहिए। देखिएगा फटाफट से जवाब दीजिएगा। देखिएगा, बी ऑप्शन कह रहे हैं कई सारे लोग। पोल में जवाब दीजिए, पोल आपके सामने प्रस्तुत है। अगर हम बात करें कि आकलन का शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। किस चीज के लिए? उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत न करना जो विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं है, यानी हम प्रमोट ना करें उन बच्चों को जो हमारे स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर रहे हैं। अभी तक तो हम कहते थे भाई फेल भी मत करो, ठीक है। तो ये यहाँ पे असेसमेंट इसलिए नहीं होता कि किसी को हमें प्रोन्नत नहीं करना या प्रमोट नहीं करना या फेल करना है, ये गलत हो गया। चेंजिंग द टीचिंग अप्रोच अकॉर्डिंग टू द लर्नर्स नीड, ये बात बिल्कुल सही है। आपने असेसमेंट लिया, देखा बच्चे फेल हो रहे हैं या कहीं पे गड़बड़ हो रही है, तो आप अपनी टीचिंग अप्रोच को चेंज करते हैं। इससे आपको फीडबैक मिल गया असेसमेंट से, इससे क्या मिला? फीडबैक मिल गया। हो जाएगा राजकुमार, डोंट वरी, अभी पेडागोजी स्पेशल 3 में हो जाएगा वो नोट्स का आप बोल रहे हो ना। शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। क्रिएटिंग ग्रुप्स ऑफ ब्राइट एंड वीक स्टूडेंट्स, बच्चों को लेबल नहीं करना कि ये ब्राइट है, ये तो वीक है, ये तो मीडियोकर है, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। आइडेंटिफाइंग द स्टूडेंट्स हु नीड टू बी प्रमोटेड टू द हायर क्लास, सिर्फ हायर क्लास में भेजने के लिए नहीं, बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग आपको एक्शन लेना है, ठीक है। चलें आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है लर्निंग एक्सपीरियंसेस, पढ़ लो एक बार, बड़ा क्वेश्चन है, पढ़ो एक बार फटाफट से, 1 मिनट रुको। देखना एक बार, पता नहीं अर्चना को लेके इतनी रिक्वेस्ट आ रही है, पता नहीं अर्चना से किसी को क्या समस्या है। देखिएगा एक बार, अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, उधर सिस्टम पे पोल लगे या आपको ब्लॉक किया जाए, बताओ, हद हो गई।
कुछ लोग शांति से नहीं पढ़ते, मतलब यूट्यूब पर भी उनको धमाल मचाना है, कुछ ना कुछ ऐसा बोलना है। देखिए हमें तो फर्क पड़ता नहीं, बट आप लोग शायद पढ़ते हैं, आप ही को पड़ता है, हम ज्यादा देख नहीं पाते। देखिएगा, लर्निंग एक्सपीरियंसेस शुड बी प्लान्ड इन अ मैनर सो एज टू मेक लर्निंग मीनिंगफुल। यानी लर्निंग एक्सपीरियंसेस यानी आपका जो लेसन प्लानिंग है वो उस तरह से होनी चाहिए कि बच्चों को मजा आए या फिर अर्थपूर्ण हो, अधिगम उनके लिए रटना ना पड़े, मीनिंगफुल हो, रियल लाइफ से चीजें जुड़ी हुई हो। सही बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग या विच ऑफ द गिवन लर्निंग एक्सपीरियंसेस डज नॉट फैसिलिटेट, यानी कौन सा एक सही तरीका नहीं है मीनिंगफुल लर्निंग के लिए, यानी अधिगम या सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है, तो आपको वो देखना है जो नेगेटिव है। क्वेश्चंस ऑन कंटेंट, क्वेश्चंस बनाना कंटेंट पे, ठीक है, कंटेंट पढ़ा या आपने चैप्टर पढ़ा, उस पर क्वेश्चंस आए, आपने कर लिया। फिर आता है बी ऑप्शन, डिस्कशन एंड डिबेट ऑन द टॉपिक, ये भी सही है। मीनिंगफुल लर्निंग होगी भाई, बच्चा एक्टिव है, वहां डिस्कशन होगा, चर्चा परिचर्चा ये सब चीजें होंगी। प्रेजेंटेशन ऑन द टॉपिक, यानी आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, कोई पीपीटी दे रहे हैं, कोई पिक्चर दिखा रहे हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। रेपिटेशन बेस्ड ऑन मियर रिकॉल ऑफ कंटेंट, ये गड़बड़ है। मियर रिकॉल का मतलब है सिर्फ रटने के बेस पे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बस रिपीट किए जा रहे हैं। प्याज ने 4 स्टेज दिए हैं, प्याज ने 4 स्टेज दिए हैं, पहली सेंसरी मोटर, फिर प्री ऑपरेशनल, फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फिर फॉर्मल ऑपरेशनल, पता है नहीं कि इसके अंदर है क्या, तो गड़बड़ है। तो विषय वस्तु को केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति, ये अच्छा तरीका नहीं है, मीनिंगफुल लर्निंग नहीं होगी, इससे रोट लर्निंग होगी, रटना बढ़ेगा इससे, और रटंत विद्या चलंत नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। बाकी ये तीनों सही हैं, उसमें बच्चा एक्टिव है, मीनिंगफुल लर्निंग होगी। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा एक बार, गिविंग पनिशमेंट, यानी बच्चों को दंड देना, पनिशमेंट देना, वर्बल यानी शाब्दिक हो चाहे गैर शाब्दिक हो, नॉन वर्बल यानी शब्दों में कुछ बोलना है, आंखें दिखाना, इसका परिणाम क्या होगा, यानी बच्चे को पनिशमेंट देने का परिणाम क्या होगा, चाहे वो किसी को मारपीट के देनी हो, चाहे वो किसी और सेंस में देनी हो, बताइएगा एक बार फटाफट से, तभी हम बढ़ेंगे आगे। ठीक है ना, तभी हम आगे बढ़ेंगे जब आप जवाब देंगे। कई दिनों से एक्सरसाइज नहीं हुई, आज थोड़ा ठीक फील हो रहा है, आज एक्सरसाइज होगी। देखिएगा, एग्जाम हॉल में टाइम कैसे इंप्रूव करूं, पहले प्रैक्टिस नहीं करके जाओगे तो कैसे टाइम इंप्रूव होगा, है ना। चलिए खैर, सी ऑप्शन कह रहे हैं 74% लोग, हमें तो आपकी अर्चना नहीं मिली। देखिएगा, गिविंग पनिशमेंट वर्बल और नॉन वर्बल, प्रोटेक्टिंग द चाइल्ड्स इमेज, यानी बच्चे की इमेज, छवि की सुरक्षा करता है। भाई पनिशमेंट से कोई छवि की सुरक्षा नहीं होती, बच्चे के अंदर नेगेटिव सेल्फ डाउट या सेल्फ को ही वो खराब समझने लगेगा, सेल्फ का कॉन्सेप्ट खराब हो जाएगा, स्कोर इंप्रूव होता है। हो सकता है कि एक बच्चे का हुआ हो कभी, जनरली तो नहीं होता पनिशमेंट से। ठीक है, मोटिवेटिंग देम टू वर्क, देखो सबके लिए खराब मोटिवेशन काम नहीं आती, एक सही तरीका नहीं है कि डंडा, ये स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, ये थॉर्नडाइक कहा करते थे पहले, बाद में वो चेंज हो गए थे कि मतलब छड़ी हटाओ, डंडा हटाओ, बच्चा बिगड़ जाएगा, ये पुराना कॉन्सेप्ट था। आज की डेट में हम इस कॉन्सेप्ट पे काम नहीं करते, पनिशमेंट सही तरीका नहीं है, इससे क्या होता है, बच्चे का सेल्फ कॉन्सेप्ट डैमेज होता है, यानी उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करता है, वो खुद में कॉन्फिडेंस, खुद का सेल्फ इमेज उनकी खराब होती है, वो खुद को ही नकारात्मक दृष्टि से देखने लगते हैं, जो पोटेंशियल होता है वो भी पूरा नहीं हो पाता, वो निकल करके नहीं आ पाता। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, सॉरी, देखिएगा फटाफट, कराएंगे, ऑनलाइन भी करा देंगे, मैंने ऑनलाइन करा दिए सारे पेपर, बट फिर से करा दूंगी, डोंट वरी, और भी सब्जेक्ट करा देंगे भाई, रिया डोंट वरी, एक आध दिन में कर देंगे शुरू। ये देखो अंजलि, कितना कितना अंजलि मुझे लग रहा है ये वंदना को देखो, इनको शादी में इंटरेस्ट है, पढ़ाई कर लो वंदना, है यहाँ खांसी जुकाम बुखार सर में दर्द में पढ़ा रहे हैं, आपको शादी में इंटरेस्ट आ रहा है, जीवन इतना अच्छा चल रहा है, बुरा लगता है कि आपको खुश देखना किसी को। देखिए एक बार, अगर हम बात करें, अ टीचर लेबल्ड द हेड ऑफ अ कमिटी, एक टीचर को लेबल किया गया हेड ऑफ कमिटी, यानी बच्चे को लेबल नहीं किया गया है, टीचर को, कभी इसे लेबल देख के नेगेटिव मान लो। ठीक है, तो एक अध्यापिका को कमेटी की प्रधान बनाया गया, और ये अध्यापक को हेड ऑफ कमिटी एज चेयरपर्सन इंस्टेड ऑफ चेयरमैन, तो इनको चेयरमैन कहने की जगह चेयरपर्सन कहा गया, है ना। जैसे कैमरा मैन कहने की जगह हम कैमरा पर्सन कहना प्रेफर करते हैं। ठीक है, अभी बीसीसीआई ने आई थिंक किया था कि बैट्समैन पहले बोला जाता था, बैट्समैन को रिप्लेस कर दिया। भाई जेंडर बताने की जरूरत क्या है, व्यक्ति जो है अपनी जॉब अच्छे से करता है, अपना काम अच्छे से करता है, सामने बॉल आती है वो खेल देता है या खेल देती है, उतना ही इंपॉर्टेंट है, चाहे अब वो फीमेल क्रिकेटर हो चाहे वो मेल क्रिकेटर हो, है ना। तो बैट्समैन, आपको जेंडर क्यों बताना है, बैट्समैन के बैट्सवुमेन, फर्क नहीं पड़ता कौन है सामने, बैटर लिख दिया आपने, है ना, बैट्समैन को रिप्लेस कर दिया बैटर से, भाई जो भी बैट चलाए। ठीक,
चेयरमैन को रिप्लेस कर दिया चेयर पर्सन से, कैमरामैन को रिप्लेस कर दिया कैमरा पर्सन से। भाई काम की इज्जत करो, पीछे कौन है ये मत देखो, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हैज अ गुड कमांड ऑफ लैंग्वेज, एक अच्छी कमांड लैंग्वेज की नहीं, जेंडर फ्री लैंग्वेज, जेंडर पैरिटी का प्रयोग हुआ है, एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग किया जा रहा है कि भाई जेंडर कोई भी हो सकता है, कैमरा पर्सन कोई भी हो सकता है, महिलाएं भी बन सकती हैं, पुरुष भी बन सकते हैं, जैसे डॉक्टर है एक जेंडर फ्री लैंग्वेज है ना। तो इज यूजिंग अ जेंडर फ्री लैंग्वेज, जहां पे जेंडर मैटर नहीं करता या जेंडर अपने भाषा में नहीं दर्शाया गया। जेंडर बायस तब होता जब सिर्फ चेयरमैन लिख रहे हैं हम, बायस तो नहीं, बट हाँ कह सकते हैं कि आप जेंडर फ्री लैंग्वेज यूज नहीं कर रहे हैं, तो बायसनेस की यहाँ कोई बात नहीं है। फॉलोज अ मोर एक्सेप्टेबल टर्म, ऐसा नहीं है, ठीक है। जेंडर फ्री लैंग्वेज है कि आप इनडायरेक्टली ये ना कह दें कहीं कि भैया चेयरमैन है तो आदमी ही होगा, है ना, या कैमरा मैन मतलब कैमरा जो हैंडल करता होगा वो मेल ही होगा, ये चीज ना आ जाए कहीं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा एक बार, सीसीई पे क्वेश्चन है, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन इज इसेंशियल फॉर, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है, ये आप कमेंट करके बताएंगे फटाफट से। 48% लोग बी कह रहे हैं, देखेंगे अभी। डाइल्यूटिंग द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा बोर्ड की अकाउंटेबिलिटी को डाइल्यूट करने के लिए सीसीई लाया गया, ऐसा कुछ नहीं है भाई, है ना, ये बेकार की बात है, आपको भटकाने के लिए दिया है ये ऑप्शन। बी ऑप्शन है करेक्टिंग लेस फ्रिक्वेंट एरर्स मोर देन मोर फ्रिक्वेंट एरर्स, यानी जो गलतियां कम होती हैं उनको करेक्ट करने के लिए। तो ये सिर्फ गलतियों के लिए थोड़ी बनाया गया है, सीसीई तो बहुत बड़ा सिस्टम है, सीबीएसई के द्वारा 2009 में लागू किया गया। ये इवैल्यूएशन का सिस्टम है कि मूल्यांकन का तरीका है कि बच्चे को रेगुलर बेसिस पे आप ऑब्जर्व करो, उसका मूल्यांकन करो, किसी एक दिन टेस्ट लेके मत डराओ, थ्रू आउट द ईयर देखो। और कॉम्प्रिहेंसिव यानी सिर्फ पेन पेपर वाला टेस्ट मत लो, उसकी बाकी एक्टिविटीज, उसके बाकी डेवलपमेंट को भी आप फोकस में लेकर के आओ, चाहे वो कॉग्निटिव हो, सोशल हो, इमोशनल हो। अंडरस्टैंडिंग हाउ लर्निंग, कोई बच्चा स्पोर्ट में भी अच्छा हो सकता है तो आप उसको भी देखो। अंडरस्टैंडिंग हाउ लर्निंग कैन बी ऑब्जर्व्ड, रिकॉर्डेड एंड इंप्रूव्ड अपॉन, यानी ये समझना कि लर्निंग कैसे हो रही है, इस चीज को ऑब्जर्व कर पाना, उसको रिकॉर्ड करना, बच्चे की लर्निंग को, और इंप्रूव कैसे की जा सकती है, इसकी बात सीसीई करेगा कि यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाए, उसको दर्ज किया जाए और सुधार कैसे लाया जाए। इसलिए सीसीई का सिस्टम लाया गया कि सिर्फ टेस्ट लेके ये मत देखो नंबर कितने हैं, कैसे सुधर सकते हैं, किस क्षेत्र में अच्छा है बच्चा, सारा कुछ पता लगे। स्कोलैस्टिक प्लस को स्कोलैस्टिक यानी शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों पक्षों का आकलन हो, ठीक। फाइन ट्यूनिंग ऑफ टेस्ट विद टीचिंग, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 पर, 6 क्वेश्चन और बचे हैं आपके, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, एक दो बार आया हुआ है। लॉरेंस कोहलबर्ग्स थ्योरी, यानी लॉरेंस कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, मॉरल डेवलपमेंट का, विच लेवल सिग्निफाइज द एब्सेंस ऑफ मॉरलिटी इन ट्रू सेंस। एब्सेंस यानी नैतिकता क्या है, उपस्थित ही नहीं है, नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। यानी वो कौन सा लेवल है जहां बच्चे को नैतिकता से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी कोई अपनी कोई मॉरल प्रिंसिपल्स नहीं है, बाहर से एक्सटर्नल मॉरलिटी या रूल्स की वजह से वो कुछ रूल्स मान लेता है क्योंकि उसको दंड का डर है ना, उसको पनिशमेंट से बचना है। कौन सा लेवल है, लेवल 1, जिसमें टिट फॉर टैट, या तो टिट फॉर टैट की बात होगी या फिर पनिशमेंट से बचना चाहता है इसलिए आज्ञा का पालन करेगा, उसकी खुद की कोई मॉरलिटी नहीं है। तो लेवल 1 में कोई खुद की मॉरलिटी नहीं होती, जीरो मॉरलिटी है सेल्फ की। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, बाहर से एक्सटर्नल रूल्स की वजह से वो मानता है चीजें। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर द प्रोग्रेसिव मॉडल ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, यानी सामाजिकरण के प्रगतिशीलवादी मॉडल के लिए कौन सी एक बात सही नहीं है। सामाजिकरण का प्रगतिशील मॉडल का मतलब है आगे बढ़ता हुआ नई अप्रोच, नए जमाने का समाजीकरण, जिसमें बेहतर तरीके से, जहां वर्ड प्रोग्रेसिव आ जाए समझ जाइए, अच्छे के लिए बात हो रही है, भलाई के लिए, प्रोग्रेस के लिए, आगे बढ़ने के लिए बात हो रही है, अचीवमेंट की बात हो रही है ना, प्रगति की बात हो रही है। मैम इतना अच्छा और तबियत खराब की बात पढ़ा, अरे थैंक यू अंशु, मजा आता है यार आप लोगों से। कल बीच में क्लास बंद हो गई थी, बड़ा अच्छा नहीं लगा। देखो फर्स्ट ऑप्शन, चिल्ड्रन एक्सेप्ट व्हाट दे आर ऑफर्ड बाय द स्कूल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशल बैकग्राउंड्स, यानी बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे सामाजिक पृष्ठभूमि उनकी कुछ भी हो। तो ये तो अच्छा तरीका नहीं है, बच्चे अपने बैकग्राउंड को थोड़े ना भूल जाएंगे भाई, जिस समाज, जिस संस्कृति, जिस परिप्रेक्ष्य से वो आ रहे हैं, आपको तो उस तरह के उदाहरण देके उनको कनेक्ट करना था, और आपने कहा कि जो हम बता रहे हैं वही मान लो, तो ये तो अच्छा तरीका नहीं है। बी ऑप्शन, देयर शुड बी अ प्लेस फॉर डेमोक्रेसी, अच्छा नॉट ही पूछा है, फिर तो सही है। देखो क्योंकि ये सही नहीं है इसीलिए सही है, क्योंकि पूछा ही सही नहीं है, यानी पूछा ही गलत है इसलिए गलत ही सही है, ठीक। देयर शुड बी अ प्लेस फॉर डेमोक्रेसी इन द क्लासरूम, ये बात सही है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार हो, लेकिन सही थोड़ी पूछा है हमसे, तो गलत पूछा है। फिर आते हैं बी ऑप्शन पे, सोशलाइजेशन इज एन अडॉप्शन ऑफ सोशल नॉर्म्स, हटा दो, यानी सामाजिकरण क्या है, अडॉप्शन है सोशल नॉर्म्स का। कह सकते हैं कि समाज में जो नियम चल रहे हैं उनका अधिकरण है एक हद तक,
एक्टिव पार्टिसिपेशन है ग्रुप वर्क में और सोशल स्किल्स सीखता है बच्चा, बिल्कुल सही बात है। तो बी सी डी तीनों सही हैं, ए ऑप्शन यहाँ गलत है लेकिन वही सही है क्योंकि गलत ही पूछा था। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कहेगा द टीचर नोटिस्ड दैट पुष्पा कैन नॉट सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑन हर ओन। टीचर ने नोटिस किया कि एक बच्ची है पुष्पा, वो खुद से अकेले कोई एक प्रॉब्लम या कोई एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रही, अटक रही है। However, she does so in the presence of adult or peer guidance. हालांकि वो अगर कोई अडल्ट हो जो उससे ज्यादा जानता है या कोई पीयर उसका साथी है जिसको वो चैप्टर आता है, उसकी गाइडेंस या उसकी हेल्प से वो कर लेती है उस क्वेश्चन को सॉल्व। तो ये प्री ऑपरेशनल थिंकिंग है, थिंकिंग की तो यहाँ बात ही नहीं हो रही। ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है या स्कैफोल्डिंग है, लेटरलाइजेशन है, बताइएगा एक बार, फिर जाकर के हम आगे बढ़ेंगे। स्कैफोल्डिंग है, जो गाइडेंस है ये स्कैफोल्डिंग है ना, जोन की बात नहीं हुई, हेल्प के बारे में बात हो रही है। यानी पाड़ यानी ढांचा कह सकते हैं आप इसको। स्कैफोल्डिंग टेम्परेरी हेल्प को कहते हैं कि जब आप किसी क्वेश्चन पे अटक रहे हो, कोई हेल्प कर दे, जैसे अभी किसी क्वेश्चन पे आप अटके होंगे, मैंने वो एक्सप्लेन कर दिया, आपको समझ आ गया, ठीक, तो ये स्कैफोल्डिंग है। लेकिन पेपर में मैं थोड़ा ना जाऊंगी एग्जाम आपके लिए अटेम्प्ट करने, ये स्कैफोल्डिंग है। जब तक आप खुद नहीं करना सीख जाते तब आपको मदद दी जाती है जहां आप अटक रहे होते हैं। Question number 27 देखिए, which one out of the following provides information about the roles and behaviors which are acceptable in a group during early childhood period? Early childhood period हमें पता है 2 से 6 वर्ष का टाइम है, 2 to 6 years of age, ठीक है, 2 to 6 years of age अर्ली चाइल्डहुड। लेटर क्या है 6 से 12। लेटर चाइल्डहुड को हम स्कूल एज या गैंग एज भी कहते हैं, ये आपकी प्ले एज या टॉय एज है, ठीक है। तो अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करता है जो एक समूह में स्वीकार्य है। यानी कि आपको कौन बताएगा जब आप 2 से 6 वर्ष के बच्चे हैं कि कहां पे कैसे बिहेव करना है। मेजरली इस टाइम पे वो प्ले वे में जाना शुरू करेगा, प्रॉपर स्कूल में जाना शुरू नहीं करेगा। तो प्ले वे का और पीयर्स से भी उतनी बात नहीं होती, वो बहुत ज्यादा अलग थलग रहना पसंद करेगा। तो इसके 2 आंसर हो सकते हैं, पीयर्स और पेरेंट्स। नहीं, ये तो नहीं होगा खैर, क्योंकि पीयर्स में उतना घुलना मिलना अभी उसका शुरू हुआ नहीं है, अभी वो जाना शुरू करेगा, बस मानेगा नहीं उनकी। सिबलिंग्स एंड टीचर्स तो नहीं होगा, पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स इसका सबसे सटीक उत्तर हो सकता है, बाकी टीचर्स एंड पीयर्स भी इसका उत्तर हो सकता है। इट डिपेंड्स के आंसर की में क्या वो देना चाह रहे हैं, है ना। तो हम पेरेंट्स एंड सिबलिंग के साथ जाएंगे, माता पिता एवं भाई बहन, इनका सबसे ज्यादा प्रभाव है। उसने अगर प्ले वे में जाना शुरू भी किया है तो अभी टीचर्स और पीयर्स का उतना प्रभाव नहीं है, बट हाँ हो सकता है। तो हम सी के साथ ही जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। हम देख लेते हैं, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा है, द साइकोलॉजिस्ट हु डिफाइंड मॉरल डेवलपमेंट, पावलोव, मैकडूगल, पियाजे, नन ऑफ द अबव। पियाजे आंसर होगा भाई। मैम प्लीज रिप्लाई, कंफ्यूजन है बहुत इसमें। विश्वकर्मा, ये तो पियाजे है ना। सबसे पहले मॉरल डेवलपमेंट की जो थियरी है वो पियाजे ने दी, फिर बाद में ये जो कोहलबर्ग है इन्होंने दी, उनकी इनकम्प्लीट रह गई थी थियरी, और उन्हीं से प्रभावित होकर के कोहलबर्ग ने अपनी थियरी दी थी जो मॉरल डेवलपमेंट की थी। तो इसका तो आंसर, अगर आपको दिख रहा है कि यहाँ कोहलबर्ग है ही नहीं, तो सिंपल पियाजे है, कोई दिक्कत ही नहीं है। देख रहे सैयद, अदर सब्जेक्ट दिला देंगे मॉक टेस्ट ऐप में, डोंट वरी। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। विश्वकर्मा प्रसाद, आपका जवाब आपको मिल गया होगा, पियाजे सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 28 का सी ऑप्शन दे रहे हैं 74% लोग। चलिए आएंगे इस पे। विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप्स फॉल अंडर लेटर चाइल्डहुड। अभी डिस्कस कर रहे थे 6 से 12 वर्ष, गैंग एज कहते हैं इसको। अब एक आध साल इधर उधर हो सकता है, कई सारे राइटर ये काम करते हैं, यानी टोली अवस्था या समूह अवस्था है ये, ठीक है। गैंग एज, समूह अवस्था, स्कूल एज, इसी को इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी कहा है किसने, एरिक एरिक्सन ने। फ्रॉइड ने इसको लेटेंसी यानी सुषुप्ता अवस्था कहा है। पियाजे ने इसको कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी मूर्त संज्ञात्मक अवस्था कहा है। होपफुली आप ये बात समझ गए होंगे। ये 11 से 18 के बाद तो फिर ये एडोलेसेंस आ जाएगा, बर्थ टू 6 ईयर्स ये इन्फेंसी आ जाएगा, बर्थ से लिखा है अगर तो, ठीक है। नहीं तो इन्फेंसी जन्म से 2 वर्ष होती है, लेकिन कुछ राइटर्स हैं जो इस तरह की बात करते हैं, ये अडल्टहुड हो जाएगा 18 से 24। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन था आज के लिए। ये देखिएगा, आर्जव सेज दैट, आर्जव एक बच्चा है, सेज दैट लैंग्वेज डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वंस इनेट प्रीडिस्पोजिशन व्हाइल सोनाली फील्स दैट इट इज बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट। यानी सोनाली एक बच्ची है, वो कहती है भैया जो भाषा का विकास है वो आपके एनवायरमेंट से, पर्यावरण से हो रहा है, क्योंकि आप आसपास लोगों को बोलते हुए देखते हैं, ठीक। वहीं आर्जव एक बच्चा है, वो कहता है ये तो इनेट या प्री डिस्पोजिशन की वजह से हो रहा है, क्योंकि हमारी हेरिडिटी में वो क्षमता है। एनिमल्स तो नहीं बोल पा रहे, अगर एनवायरमेंट में तो वो भी रहते हैं, तो कुत्ता बात तो नहीं करने लग जाता हमसे। अगर हम उसको घर में एक पेट पाल भी लें तो बातें थोड़ा ना करता है हमारी भाषा में। तो भाई हेरिडिटी में भी क्षमता है। तो आर्जव कह रहा है हेरिडिटी की वजह से लैंग्वेज आती है व्यक्ति को,
और सोनाली कह रही है कि नहीं एनवायरमेंट का असर है। अगर आप एनवायरमेंट ही मत दो, मोगली को छोड़ दोगे जंगल में तो वो इंसानों की भाषा नहीं बोल पाएगा। एनवायरमेंट का भी रोल है, डिनाई नहीं कर सकते, दोनों बातें सही हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट है। नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट है, यानी प्रकृति एवं पोषण विवाद कहते हैं इसको। प्रकृति बोले तो नेचर का मतलब क्या है, ये स्टैटिक है, इसमें परिवर्तन संभव नहीं है, इसको हेरिडिटी कहेंगे, है ना, हेरिडिटी। नर्चर क्या है, नर्चर है आपका एनवायरमेंट, यानी वातावरण, कि आप जैसे किसी पौधे को पोषित करते हैं उसी तरह से एनवायरमेंट की बात हो रही है, ठीक। और कोई इसमें बनता ही नहीं है। आखिरी सवाल आज के लिए, फिर आप जा करके सो जाइएगा, मैं कोशिश करूंगी थोड़ी सी एक्सरसाइज करूं। मेकिंग स्टूडेंट्स मेंबर्स ऑफ अ क्लीनलीनेस कम्युनिटी टू मोटिवेट देम फॉर द सेम, यानी बच्चे स्वच्छता को महत्व दें, इसके लिए उन्हें एक स्वच्छता कमेटी बनाई गई और उसमें शामिल किया गया ताकि वो प्रमोट करें स्वच्छता को। अब इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, बताइएगा संध्या। बिहेवियरिस्टिक अप्रोच है ये, व्यवहारवादी तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स के गाने गाते रहते हैं, वो कहां से मोटिवेशन की बात करेंगे कि भैया किसी को इन्वॉल्व करो, एक्टिविटी करके सीखने की बात बिहेवियरिस्टिक अप्रोच नहीं करती। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच तो ये कहती है इनेटली ही अच्छा है व्यक्ति, उसमें भी इस तरह की बातें नहीं होती। कॉग्निटिव अप्रोच कह सकते हो, बट कॉग्निटिव अप्रोच आपके माइंड पे फोकस करेगी, ये सोशल ग्रुप बना करके मोटिवेशन पे नहीं। तो डी ऑप्शन कॉग्निटिव से बेटर है, इसलिए इसके साथ जाएंगे। सोशियो कल्चरल कॉन्सेप्शंस ऑफ मोटिवेशन, यानी प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं, यानी मोटिवेशन समाज संस्कृति में जब हम ग्रुप में क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। आपका दोस्त कहे कि मेरे मॉक टेस्ट में इतने नंबर आए हैं, आप कहे मेरे इतने आए हैं, मैंने वहां से पढ़ा, अरे मैं भी लेटसन से पढ़ती हूँ, चलो दोनों मिलकर साथ में पढ़ते हैं, है ना, या कुछ भी इस तरह का। तो बेसिकली जब आप ग्रुप में सीखते हैं, या बोला जाता है ना एक से भले दो, तो वो मोटिवेशन भी बढ़ेगी, आपकी हिम्मत भी बढ़ेगी, करेज भी बढ़ेगी, अनटिल अनलेस सामने वाला इतना खराब इंसान ना हो कि आपका सब कुछ गिरा दे, है ना, आप में खराब आदतें डाल दे और आप डलने भी दें, ठीक है। तो अगर संगति सही है तो हम कह सकते हैं भैया मोटिवेशन अच्छी होगी। अगर क्लीनलीनेस कम्युनिटी यानी ग्रुप में बच्चे किसी काम को प्रमोट कर रहे हैं तो वो चीज उनमें भी वो गुण आएगा। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये थे आज के 30 क्वेश्चंस। आउट ऑफ 30 कितने ठीक हुए वो आप कमेंट में बताइएगा। वैसे तो 25 हुए अगर हम एग्जैक्टली देखें, क्योंकि 5 के जवाब मैंने खुद दे दिए थे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना अगर भूल गए हैं, सेशन पसंद आया है, हेल्प हुई है तो वो आप जरूर करिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ये मॉक टेस्ट के फॉर्म में भी आप करियर ऐप पर ये चीज क्या, ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। और बैचेस में भी अगर आपको लगता है कि कोई भी टीचिंग का बैच में एनरोल करना है तो वो भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। आउट ऑफ 30 कितने ठीक हुए वो आप बताइएगा। ये सब बातें तो होती रहेंगी, ये बेसिकली इन्फॉर्मेशन है जो कई लोगों तक पहुंच नहीं पाती, ठीक है। ये प्रमोशन से ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, ठीक। आउट ऑफ 30 कितने ठीक हुए वो आप बताइएगा, या आउट ऑफ 25 जहां से भी जिसने भी जैसे देखना शुरू किया हो, ठीक। गुड नाइट, होपफुली आप सभी बेहतर होंगे। 26, 27 एक मिनट रुकिए। 26 का बी क्यों नहीं होगा, प्लीज एक्सप्लेन, अंजलि कह रही है। देखते हैं देख लेते हैं, डोंट वरी अंजलि, टेंशन नहीं लेने का, वापस चल लेंगे। कहाँ है 26? पानी पी लें घूंट अगर आपकी इजाजत हो तो। इसका बी इसलिए नहीं होगा ना, देखो ना क्वेश्चन ने क्या पूछा है। द टीचर नोटिस्ड दैट पुष्पा कैन नॉट सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑन हर ओन। पुष्पा खुद से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाती अकेले, बिल्कुल सही बात है। हाउएवर शी डज सो इन द प्रेजेंस ऑफ अडल्ट। लेकिन अगर कोई प्रेजेंस हो अडल्ट की या पीयर की जो उससे ज्यादा जानता हो, जिसको उस टॉपिक का पता हो, तो वो कर लेती है। क्वेश्चन में क्या पूछा, दिस गाइडेंस इज कॉल्ड। ये जो गाइडेंस है इसको क्या कहोगे। ये नहीं पूछा ये जो जोन है जहां पे उसका पोटेंशियल है कि वो सीख सकती है, तो वो ZPD होता, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तब जब इस क्षेत्र के बारे में पूछा होता तब तो आप आंसर दोगे ना। अगर पूछा है कि नाम क्या है और आप बताएं कि हम तो फलानी फलानी जगह से हैं जी, और नाम बताएं ना, तो ये कैसी बात हो जाएगी, खराब बात हो जाएगी। तो ये क्षेत्र के बारे में नहीं पूछा, मार्गदर्शन को क्या कहेंगे, इस हेल्प को क्या कहेंगे। हेल्प को हम सहारा देना या फिर पाड़ कहते हैं या फिर स्कैफोल्डिंग कहते हैं, यानी टेम्परेरी हेल्प। तो क्वेश्चन ने जो पूछा वही जवाब देंगे हम, है ना। तो गाइडेंस पूछा है हमसे, टेम्परेरी हेल्प, हमसे जोन नहीं पूछा, हमसे वो एरिया नहीं पूछा कि जिस एरिया में ये मदद दी जाएगी उसको ZPD कहेंगे, कि वहां संभावना है, पोटेंशियल है बच्चे का। समझ पा रहे हो ना बात को। तो क्वेश्चन माइन्यूटली पढ़ना होता है, कई बार लैंग्वेज का ही खेल है यहाँ पे पेडागोजी में, इसीलिए इतना बोलना पड़ता है ना। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, होपफुली आप सभी बेहतर होंगे। कल मिलेंगे 9 बजे, है ना। इसका पेपर 2 डिस्कस करेंगे।